सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम से खिताब किया और कश्मीर के मामले पर उन्होंने बात की। अभी हाल ही में हमने कभी नहीं देखा किसी भी हुक्मरान ने बाकायदा सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के हवाले से कौम से खिताब किया हो। उसमें उन्होंने बहुत सी बातें कहीं, लाहेअमल भी बताया, और जो सबसे अहम बात के सांस के आखिरी सांस तक, खून के आखिरी कतरे तक हम कश्मीरियों का साथ देंगे। ये बहुत बड़ी बात थी और एक लाहेअमल भी उन्होंने बताया। इस पर हमने आज तफसील से बात करनी है, लेकिन चंद गुजारिशात मैं करना चाहता हूँ। मुझे एक साहब की बात याद आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कहा कि कुछ लोग मायूस हो। देखिए कौन कौन से मुल्क हैं जो भारत की आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं, हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे, जिसमें ज़ाहिर है मुत्तहिदा अरब अमारात को आप देख लें, आप सऊदी अरब को देख लें, आप बहरीन को देख लें। ये मुल्क जनाब अवार्ड दे रहे हैं मोदी को। फ़लस्तीन तक को देख लें, और इसराइल भी है और फ़लस्तीन दोनों ही उसके साथ हैं, उसकी आवाज़ में आवाज़ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। क्यों है? देखिए होता ये है, आज शाहमद कुरैशी साहब ने भी कह दिया कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में मज़हब की कोई गुंजाइश नहीं है, मज़हब नहीं होता वहाँ, रिलीजन नहीं होता। देखिए जब किसी के आगे हाथ फैलाया जाए तो वो हाथ उस पर उठाया नहीं जा सकता। इसी तरह से जब हम कशकोल लिए फिरेंगे, जब हम मदद मांग रहे होंगे कि ये मुल्क दिवालिया होने से हमारा बचा लिया जाए, तो फिर कोई मुल्क हमारी सुन रहा होगा। जब हमारी कोई मदद कर रहा होगा तो फिर हमारी बात नहीं सुनेगा, वो अपना रौब जमाएगा, वो अपनी बात कहेगा। तो अगर हम खुद अपने पैरों पर खड़े होंगे, अगर हम खुद इस काबिल हो जाएंगे, कौम इस काबिल हो जाएगी, मुल्क इस काबिल हो जाएगा कि ये दूसरे मुल्कों की मदद कर रहा हो, ये उनको कर्जे दे रहा हो, ये उनको इमदाद दे रहा हो, तो फिर आप देखिएगा कि फिर दुनिया क्या, हर मुल्क पाकिस्तान की बात सुनेगा। इसकी एक मिसाल मैं सिर्फ आपको दे देता हूं कि बरतानिया ने हांगकांग हथियाया और चीन कमजोर तरीन मुल्क था। 100 साल पहले की बात है, 100 साल पहले। और उस वक्त उन्होंने लिखवा लिया चीन से कि जनाब ये लीज पर हमें 100 साल के लिए अब हांगकांग दे रहे हैं। फिर दुनिया ने वो वक्त देखा आपसे चंद साल पहले कि 100 साल की लीज के बाद चाइना ने हांगकांग वापस लिया। क्यों? चाइना एक बड़ी ताकत बन चुका था। कश्मीर की जंग चंद दिनों की नहीं है, ये इंशाअल्लाह कश्मीरी ये जंग जीतेंगे। ये जंग में, इसमें फतह मुसलमानों की होगी, पाकिस्तान की होगी, कश्मीरियों की होगी, मगर इसकी तैयारी हमें आज से करनी है। अपने आप को, इस मुल्क को माशी तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर, खारजी महाज पर, हर तरह से इस मुल्क को मजबूत करना है। इसके लिए काम करना है, तभी हम ये जंग जीत सकते हैं। क्योंकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने फरमाया कि गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। तो जब हम ये ज़ौक़े यकीन पैदा करेंगे कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, इस मुल्क को, कौम को आगे लेकर जा सकते हैं, इसको मजबूत कर सकते हैं, तो फिर ही हम कश्मीर की जंग ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकेंगे। ये अलग बात है कि आज 70 साल के बाद हम देख रहे हैं कि हर जगह पर मोदी को एक ही सवाल का जवाब देना पड़ रहा है, हर जगह उसको बेइज्जती का सामना है, शर्मिंदगी का सामना है। पूछा जा रहा है कश्मीरियों पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो। ट्रंप भी उनसे सवाल पूछ रहा है, फ्रांस के सदर भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं, आलमी ताकतें, यूएन में उनसे सवाल पूछा जा रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल उनसे सवाल कर रही है, ह्यूमन राइट्स उनसे सवाल कर रही है कि क्यों इतना तुम जुल्म कर रहे हो। पहले ऐसा नहीं था, 70 साल में ऐसा नहीं था। ये कश्मीरियों की, इसमें उनका लहू शामिल है, ये पाकिस्तान की सपोर्ट भी उनके साथ है कि आज ये सवाल तो कम से कम पूछा जा रहा है। आज मोदी को मुंह छुपाने तो पड़ रहे हैं, आएं बाएं शाएं तो करनी पड़ रही है, वरना ये भी कभी नहीं था। क्या आज अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। असद खरल साहब भी मेरे साथ हैं, उनसे भी बहुत से सवाल करने हैं, और आज खरल कहानी में भी एक बहुत ही ख़ास खबर भी है, और बाबर डोगर साहब से भी हम इस हवाले से बात करेंगे। ख़ास तौर पर जिस तरह वो जज्बाती भी हो जाते हैं कि इस्लामी ममालिक क्यों हमारा साथ नहीं दे रहे, फिर मैं उन्हें मौका दूंगा और आज उनसे इस बारे में खूब बहस भी होगी। लेकिन पहले रिपोर्ट। असद खरल साहब, आज हमने देखा, मुझे तो नहीं याद इससे पहले जो हाल ही में हुकूमतें गुजरी हैं कभी उन्होंने कश्मीर के हवाले से इस तरह से बात की हो, लेकिन जो इमरान खान साहब ने जो स्ट्रेटजी बताई है कि मैं एम्बेसडर बनूंगा, हर जगह जाकर कश्मीर का मुकदमा में लड़ूंगा, हर किसी से बात करूंगा, बहुत से लोगों से उन्होंने बात भी की। फिर यह कि हर हफ्ते हम एक दिन कश्मीर के नाम करेंगे, और फिर 27 को जिस तरह इजलास में भी उन्होंने बात करनी है। आपका ख्याल है कि ये दुरुस्त समत में सही इक़दाम है, इनसे फ़र्क पड़ेगा?
देखिए, इमरान खान साहब और जो मौजूदा हुकूमत को मैं समझता हूँ जो क्रेडिट जाता है और बहुत बड़ा क्रेडिट है, और उसके लिए खुशकिस्मती ये है जिस तरह इमरान खान साहब ने आज कौम से खिताब के दौरान कहा है कि कश्मीरियों को आज़ादी अब मिलना जो है मौका उसको मिल रहा है, और उसकी गलती या तकब्बर है वो भारतीय सरकार का, मोदी का जो गलत इक़दाम है, और इस वजह बनेगी कश्मीरियों की बेलाखिर जो आज़ादी के लिए वो जंग लड़ रहे थे, अब उनको वो मौका फराहम हो गया। दूसरा जो इमरान खान साहब ने आज कहा है पूरी दुनिया को, चूँकि पाकिस्तान की तारीख़ में या माजी करीब में अगर देखा जाए तो मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि कोई पाकिस्तानी हुक्मरान स्पेशल मकबूजा कश्मीर के इशू के ऊपर कौम से खिताब किया गया हो, और उसमें पूरी दुनिया, आपको पता है ये इशू के ऊपर जिस तरह दो चुके न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, आमने सामने है, टेंशन है, तनाव है, यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में मामला जा चुका है, पूरी दुनिया जो है उसकी इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर इंतहाई मुख्तर अरसे के दौरान पाकिस्तान या भारतीय जो है जो सरबराह हैं उनको कई यानी बहुत ज़्यादा बार टेलीफोन पे रब्ता कर चुके हैं, उनसे मुलाकातें कर चुके हैं और अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं, तैयब एर्दोगान है, बाकी और सऊदी अरब के। उसके बाद ये जंग में नुकसान नफ़ा या ख़त्म होने वाली बात नहीं है, ये मामला फिर बड़ा दूर तक जाएगा। फिर इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, जो पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिनके पूरे पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी जानिब से कौम से एक सरकारी एक खिताब के दौरान ये कहना कि हम खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक, और न्यूक्लियर कंट्री दोनों मुल्क हैं, और हम कश्मीरियों के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये कोई पहली मरतबा इमरान खान साहब नहीं कह रहे, इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवाद बाजवा साहब ने, उन्होंने भी बयान दिया। फिर उसके बाद उनके जो तर्जमान है पाक फौज के जनरल आसिफ गफूर साहब की जानिब से भी ये बयान आया कि पाक फौज भी कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये वायलेशन का सिलसिला जारी रहा, वर्किंग बाउंड्री पर ये इस तरह की जाराना कार्रवाई जारी रही, तो हम जिस तरह कहा है ना, जिस तरह पहले भी हमने घर में घुस के मारा है, हम सिविलियन इबादियों की बुज़दिल बनियों की तरह उनको निशाना नहीं बनाएंगे, और हम जाली तस्वीरें नहीं बनाएंगे, हम जाली स्ट्राइक्स जो आपने बनाई वो नहीं करेंगे, जाली अटैक नहीं करेंगे। हमने पहले भी तस्वीरें भी जारी की, आपके बंकर तबाह किए, आपके फौजी इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले अपना किए, उनको तबाह किया। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि उसामा साहब, ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का आज ये कौम से खिताब था, और इसका जो वजह आपको पता है, जो एम्बेसीज हमारे 152 के करीब जो मुल्क हैं, उससे ज़्यादा भी जो सफारत खाने हैं वो अपनी वायर्स भेज रहे होते हैं, पूरी दुनिया में मीडिया चीख रहा है। तो मुझे सब ये स्टेक्स के भारत में और पाकिस्तान में दोनों के अंदर, भारत के अंदर स्टेक्स अगर बिजनेस के हवाले से हैं तो पाकिस्तान के लिए जरूरी है, अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर है, फौज का अगर खिलाफ चाहना है तो पुरअमन पाकिस्तान, मुस्तकम पाकिस्तान, उसके लिए जरूरी है अमेरिका की मदद के लिए। ठीक है। अच्छा बाबर डोगर साहब, अब ये बताएं कि एक तरफ जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा बहुत से लोग मायूस हो रहे हैं, आपको भी बहुत सी बातों पर इतराज होता है कुछ ममालिक पर, लेकिन कुछ चीजों पर तो हमें देखना चाहिए कि जो भारत चाहता था वहां भी तो उसको नाकामी हुई है। मसलन FATF में ब्लैक लिस्ट करना ताकि हम दिवालिया ये मुल्क हो जाए, कुछ कर ही ना सके, वहां देखें। अब इमरान खान साहब ने कहा हमें पता है आजाद कश्मीर पर ये हमला करना चाहते थे, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जी दहशतगर्दी खुद करवा के मकबूजा कश्मीर में, वो पाकिस्तान ने पहले ही बता दिया। दिफाई तौर पर आप देखें, फिर जिस तरह से हर जगह मोदी से सवाल हो रहे हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल मीडिया सब बातें कर रहा है, तो जो भारत के अज़ाइम थे पाकिस्तान को तनहा करना या कश्मीर का कुछ भी करने कुछ नहीं होगा, वहां तो उसको नाकामी हो रही है। देखिए उसामा साहब, मसला कश्मीर जब से ये इंडिया ने 370 जो है उसको रिवोक किया, उसके बाद पाकिस्तान को एक असेसमेंट हुई है कि हमने एक एवेल्यूएशन की है, असेसमेंट की है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में कहाँ पर खड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स इसमें कई मुहादों पर हमें जिस तरह से ये तसव्वुर किया जा रहा था कि पाकिस्तान शायद दुनिया में एक आइसोलेटेड कंट्री है, तन्हा है, पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी हैं उसकी वजह से पाकिस्तान बिल्कुल कट ऑफ हो गया दुनिया से।
तो दुनिया में बहरहाल पाकिस्तान को सपोर्ट मिली, दुनिया का मीडिया जो था उसने सपोर्ट किया। अभी मैं एक स्टार 4 है, एक जियो पोलिटिकल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है यूएसए का, उसने भरपूर तरीके से ये बात की है कि अगर इंडिया कश्मीर का मसला हल ना किया गया तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान उन्होंने रीज़न दिए हैं कि एक एटमिक जंग होने के ख़तरा जो है वो भरपूर तरीके से मौजूद हैं। तो इस टाइम दुनिया को जो डर है, जो खौफ है, वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एटमी मुल्क हैं और ये एक एटमी जंग छिड़ सकती है। यही बात आज इमरान खान साहब ने की कि अगर कश्मीर का पुरअमन हल ना हुआ तो अल्टीमेटली ये जंग की तरफ जा सकता है और जंग फिर होगी तो फिर सारी दुनिया का अमन तबाह होगा। और इसी चीज़ से दुनिया को डर लग रहा है और कोई वजह नहीं है। ये इकोनॉमी, ये वो सारा कुछ एक साइड पे, लेकिन जो दुनिया को डर है वो हमारे एटम बम से डर है, वो पाकिस्तान की एटमिक कुव्वत होने से डर है, जिसकी वजह से जो भी अच्छा इंडिया कितना भी इकोनॉमी वाइज स्ट्रॉन्ग होगा, कितना भी उनके पास फौजी होंगे, लेकिन ये एक ऐसी डेटरेंस है जिसकी वजह से इंडिया और दुनिया पाकिस्तान से खौफजदा है। एक चीज़, अच्छा उसामा साहब, अभी आपने एक चीज़ कही कि दुनिया में इकोनॉमी ही सबसे बड़ी हकीकत है और ये मज़हब शज़ब का जो ताल्लुक है ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। मुझे एक बात बताएं, अगर इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो ये फिर OIC क्यों बनाई गई? इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पाकिस्तान की इसराइल से लड़ाई क्या है? पाकिस्तान की इसराइल से दुश्मनी क्या है? मुझे वो भी समझा दें। पाकिस्तान का बोस्निया से क्या मोहब्बत है? पाकिस्तान को चेचन से क्या मोहब्बत है? क्यों पाकिस्तान चेचनिया और बोस्निया को सपोर्ट करता रहा? क्यों पाकिस्तान के फौजी जाके बोस्निया में लड़ते रहे? क्यों पाकिस्तान जो हमेशा से फ़लस्तीन को सपोर्ट करता रहा? ये भी एक सवाल आता है। तो बाबर साहब, ये हमारा किरदार है ना, ये हमारा कंडक्ट है, ये हमारी तरबियत है, हमारी सोच है, हम ये इम्पोज तो नहीं कर सकते। अगर सारी दुनिया इस वक्त मादियत परस्ती में पैसे के पीछे है, ये मैं नहीं कह, शाह कुरैशी साहब कह रहे हैं, हकीकत तो फिर एक डिबेट है उसामा साहब, फिर हमें क्या अपनी फॉरेन पॉलिसी रिवाइज करनी चाहिए? लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम ये दूसरों की तरफ मदद के लिए ना देखें, खुद इतने दूसरे मजबूर हैं कि जब पाकिस्तान कुछ कह रहा है कि इंडिया से ताल्लुकात उस तरह के ना रखो, तो फिर वो सुन भी सके। अगर हम किसी से पैसे ले रहे हैं, मदद ले रहे हैं, फिर हमारी क्यों सुनेंगे? फिर एक और चीज भी है ना, आप इसको भी तो इग्नोर नहीं ना कर सकते कि इंडिया के फलस्तीन के साथ भी ताल्लुकात है और इंडिया के इसराइल के साथ भी है। इसराइल भी इंडिया को मेडल देता है, फलस्तीन भी इंडिया को मेडल देता है, इंडिया के ईरान के साथ भी ताल्लुकात है, इंडिया के सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात है। जब इंडिया का इशू आता है तो ईरान या सऊदी अरब ये क्यों नहीं देखते? ये फलस्तीन और इसराइल क्योंकि वो इन दोनों में से किसी मुल्क से इमदाद नहीं लेता, किसी मुल्क से इमदाद लिया, सऊदी अरब से लिया या ईरान से किया ना। इसराइल ने क्या कुछ आपको ऑफर नहीं किया? आपने तो उनसे कोई तरह की इमदाद नहीं ली। इसराइल ने बेतहाशा दफा वो चाहता है कि तो आप कहते हैं हमें इसराइल से अपने ताल्लुकात जो हैं वो जोड़ लेने चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहता, मगर ये कहता हूं कि जो अरब मुल्कों का रवैया है, अगर फलस्तीन भी इंडिया को सपोर्ट करेगा और इसराइल भी सपोर्ट करेगा तो फिर हमें अपनी आप उनसे पैसे लेना छोड़ देना, मत लें आप उनसे पैसे, सऊदी अरब से ना लें, फिर पैसे UAE से पैसे ना लें, आप कतर से पैसे ना लें, उनसे इमदाद क्यों लेते हैं? आप ऐसा मुल्क बने जो उनको इमदाद दे रहा हो। फलस्तीन इंडिया से पैसे तो नहीं दे रहा, फलस्तीन क्यों सपोर्ट कर रहा है? जिस फलस्तीन के लिए आलम इस्लाम, मुसलमान, पाकिस्तान, वो उनकी और कश्मीरी इवन के फलस्तीन के भाई जो हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके लिए वो आवाजें उठाते हैं। आज मुसलमान खवातीन, बच्चे, बूढ़े, माएँ, बहनें, बेटियां जो है, अच्छा, उनके साथ जो हो रहे हैं मामलात, तो वहां पे फलस्तीन अगर आज चलिए गिला आपका जो मैं मान लेता हूं, मुझे बताएं सर, ब्रेक पर जाना है, एक सवाल है, के साथ खड़ा है करल साहब, आप दोनों से एक सवाल है, सवाल तो उठता है। जो मोदी ने वहां पर कहा, ट्रंप ने जब कहा कि जी ये कश्मीर का मामला हल करें, मोदी ने कहा जी हमारा पाकिस्तान हमारा मामला है, हम हल कर लेंगे भारत और बैठकर। ये झूठ जब वहां पर बोलते हैं, कोई इनसे सवाल नहीं करता कि शिमला मुआहिदा जो था, जिसमें था जी कश्मीर की किसी भी तरह से कोई तब्दीली नहीं लाई जाएगी जब तक दोनों मुल्क इस पर बात ना कर लें। शिमला मुआहिदा ने खत्म कर दिया ये 370 करके, और उससे पहले भी फिर ये तो UN का भी मुआहिदा खत्म हो गया प्लेबिसाइड का कि जहां पर है मामला वहीं रुकेंगे, तो वो तो किसी तरह के मुआहिदे को नहीं मानता, इतना सफेद झूठ बोलता है। अब इसका क्या इलाज है जब बंदा वहां से फिर जाए? फिर ट्रंप ने भी कहा कि अगर 70 साल में तो आप आपस में हल नहीं कर सके मामला। करल साहब, अब यही मामला है। मैं इमरान खान साहब ने अपने किताब में ये सवाल का जवाब पहले दे दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीरियों के साथ अपना जो उनका लीडर था नेहरू, उसके वादों की भी खिलाफ वर्जी की है, और भारत ने 5 अगस्त को जो पैगाम दिया हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, ये उनके अपने से। दूसरा अहम बात, RSS का इमरान खान साहब ने जो बात की है ना, ये बात बड़ी अहम है। RSS का नजरिया, ये नजरिया मुसलमानों के मुखालिफ था, इसी नजरिए ने गांधी को कत्ल किया।
कायदे आजम RSS की आइडियालॉजी को समझ गए थे, जो अब महबूबा मुफ्ती और दीगर जो कश्मीरी साबक जो कठपुतली जिनको आप वज़ीर आला कहते थे वो भी समझ गए हैं। सही। फिर कांग्रेस जमात के साबक वजीर जो अभी उन्होंने कहा है कि RSS के लोग दहशतगर्द हैं, और यही वो आइडियालॉजी है जो भारत पर हुक्मरानी कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहना था कि भारत ने आखिरी पत्ता खेल दिया है जी। और अब वो कश्मीर पर कुछ नहीं कर सकते, अब जो कुछ करेंगे वो हम करेंगे और हम आखिरी सांस तक कश्मीरियों का साथ देंगे। अब मुझे ये बताएं उसामा साहब, ये आज जो कल ये शायद आज वो राहुल गांधी साहब जिस तरह गए हैं वहां पे, यानी उनके अपने अपोजिशन लीडर, उनके अपने जिसका वो दावा करते हैं कि ये हमारा इलाका है, जो वो कहते हैं हमारा दो तरफा मामला है, हमारा अंदरूनी मामला है, वहां वो कहते हैं इंसानी हकूक की तंजीमों अगर खिलाफवर्जी नहीं हो रही तो अपने भारतीय शहरी अपने एक अपोजिशन लीडर को वहां पे उन्होंने क्यों नहीं जाने दिया? क्योंकि वहां पे अगर वो जाते, और आप जो वीडियोस देख रहे हैं घरों के अंदर जिस तरह दंदना रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, लोगों को उठा रहे हैं, खिड़कियां तोड़ रहे हैं, जिस तरीके से वीडियो जारी हो रही हैं, कोई एक आध जो बड़ी मुश्किल से आ जाती है सामने, और जिस तरह से हजारों लोगों को कैद किया है, उनको असमत दरी हो रही है, उनको तशद्दुद किया जा रहा है। सवाल है। तो अच्छा, ये ब्रेक सारे पर जो सवाल है, और मोदी सरकार जो है वहां पे जो ट्रंप ने उनको कहा है वो ब्रेक के बाद उसके भी थोड़ी रोशनी डालेंगे कि वहां पे क्या होगा। तुझे बाबर साहब मुझे बता दें कि यूएन में भी मामला उठाएंगे 27 सितंबर को, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान ही मामला उठाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है, अक़वाम मुत्तहिदा के अपने इंसानी हकूक़ के इदारे कह रहे हैं, फ्रांस, चाइना सबसे आगे है, फ्रांस भी सवाल कर रहा है, अमेरिका भी। इससे फर्क तो पड़ेगा या आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता? उसामा साहब, सबसे पहले आज मोदी की जो ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है उसमें मोदी फिर एक दफा डंडी मार गया। उसने कहा है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के दौरान बायलैटरल इश्यूज हैं। उसने कश्मीर की बात नहीं की। वो कह रहा है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरल इश्यूज है जिस पे हम बात करेंगे। बाद में वो कहता है कि हमें गुर्बत की जंग है, हमारी सेहत की जंग है, तालीम की जंग है, गुर्बत की जंग है, और इस तरह से वो उसको गोल करके उसने कश्मीर की बात नहीं की। अब जो सबसे अहम बात जो आपने की है, अब मोदी जैसा ट्रंप ने कहा है तो उस पर मोदी इमरान खान साहब को कॉन्टेक्ट करेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कांटेक्ट करेगा, वहां पे उसने यकीन ये बात साहब एक मिनट उस पर वो बात करने की कोशिश करेगा। मसला ये है कि पाकिस्तान 27 सितंबर को हो रही है ये यूएनओ की मीटिंग, उसमें सारी दुनिया के ममालिक आएंगे। मोदी की ये कोशिश होगी कि किसी तरह से उससे पहले पाकिस्तान को एंगेज करे, ताकि वहां जाकर ये कह सके कि जी हमने पाकिस्तान को एंगेज किया और हम एक डायलॉग कर रहे हैं। अब पाकिस्तान 370 का जो ऑर्डर हुआ है, जो लेजिस्लेशन हुई है, उसको ख़त्म किए बगैर, वो सारी ख़त्म किए बगैर किस तरह से मोदी से बात कर सकता है? सबसे बड़ा इम्तहान अब इमरान खान की गवर्नमेंट का है। मुझे पता है कि बनिया आकर अब सबसे पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट से बार बार ये मुज़ाकरात की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को बैठाएं, एंगेज करें, और बायलैटरल इशू से मुराद ये कि ये पाकिस्तान के साथ और इश्यूज पे बात करेंगे, कश्मीर के इशू पे बात नहीं करेंगे। इसका एजेंडे में और इश्यूज रखेंगे, पाकिस्तान क्या करेंगे ताकि दुनिया, अब पाकिस्तान का ये इम्तहान है। इमरान खान कह चुके कि इंडिया से कोई मुज़ाकरात नहीं होगी, हम बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की एक शर्त होनी चाहिए कि जब तक इंडिया वो वाला शिक खत्म नहीं करता, कश्मीर की ऑटोनॉमी बहाल नहीं करता, इंडिया से कोई बात हो नहीं सकती। मुझे यह पता है कि मोदी सरकार पूरी दुनिया के सामने ये चीज रखेगी कि हम पाकिस्तान से बात करने को तैयार है, पाकिस्तान हमारे साथ बैठे, लेकिन वो कश्मीर पे बात नहीं करेंगे। सामा साहब, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो कश्मीर पे बात नहीं करेंगे। ये एक ट्रैप है। वो ट्रैप ये है कि जो यूएनओ की मीटिंग हो रही है 27 सितंबर को, उससे पहले एक दफा पाकिस्तान के साथ बैठ जाए, अच्छा, और उस पर बात कर ले। ये सिर्फ आपने आपको दुनिया के सामने सच्चा दिखाने के लिए, उसामा साहब वो कहते हैं ना, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। तो मोदी साहब सिर्फ ये चाहते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए, डोगर साहब की जो बात है मैं उसी को इंडोज कर रहा हूं, लेकिन इमरान खान साहब और हुकूमत स्टांस ले चुकी है कि जब तक कर्फ्यू नहीं उठाया जाता, 370 वापस नहीं ली जाती, वहां पर जो सख्तियां सारियां वो खत्म नहीं की जाती, उस वक्त तक पाकिस्तान करतारपुर पर क्या करना चाहिए? नहीं करेगी, मुज़ाकरात बेईमानी है। तो भारत उस पर भी नहीं आ रहा, ये भी तो एक अजीब बात है। उसामा साहब, वो तो पाकिस्तान की फेवर है। हमने तो 31 जो इस महीने की 31 अगस्त तक हमने तो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर लेनी है। सड़क इंडिया तक बन जानी है, सारे अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाने हैं, और सारी दुनिया के जो सिख कम्युनिटी है, हमने उसको मैसेज दे दिया है कि भाई हम हमारी तरफ से तैयारियां मुकम्मल हैं,
हम ओपन हार्टेडली आपको वेलकम करने को तैयार चलो, हैं। ठीक। अब ये इंडिया पे, इंडियन गवर्नमेंट पे है, अभी ये तक- हिंदू बनिया पे वो क्या करता है। एक पाकिस्तान- चीज जी, सर, ब्रेक का उसामा वक्त- साहब, दूसरी चीज मैं सिर्फ मोदी सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बायलैटरली सिर्फ एक ही इशू है, इश्यूज नहीं है, कश्मीर और है। वो इशू कश्मीर है। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक के बाद बात करेंगे। पर 41 सवालात जो मरीम से पूछे जा रहे हैं वो कौन से हैं और जवाब बड़े अहम हैं कि क्या वो जवाबात दे रही हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। अब पता चला। सिसिलियन माफिया की एक बड़ी ख़ास बात थी, अगर आप उनकी तारीख और उसके बारे में सब कुछ पढ़ें, कि उनके बॉस तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता था। सामने किरदार और होते थे, काम कुछ और लोग कर रहे होते थे, पीछे असल में जो बॉस होता था उस तक पहुंचना, उसका नाम भी नहीं सही पता होता था, पता ही नहीं चलता था। शरीफ खानदान का भी कुछ अजीब खेल है, किसी चीज़ के बारे में पूछें तो पीछे कहानी चलती चली जाती है, कभी कतरी खत। अब जो ऑडियो वीडियो जो सामने आई थी जज साहब के हवाले से, जो मुबैना वीडियो सामने आई, उसके बारे में जो मरीम साहबा ने सवालों के जवाब दिए हैं वो अजीबोगरीब है। मिसाल के तौर पे वो कहती है जी ये वीडियो असली है, ऑडियो भी असली है। फिर वो कहती हैं, अच्छा वो खुद से किस तरह कह रही हैं, जब वो कह रही है कि जी मैंने तो किसी को बनाने का कहा ही नहीं, उन नासिर भट्ट से आप पूछें। फिर वो ये भी कह रही हैं कि ये एडिट नहीं हुई, लेकिन साथ हमने सारा स्क्रिप्ट चला दिया है। अब एडिट किए बगैर साथ कैसे चला दिया। फिर वो कहती है कि ऑडियो अलग है, वीडियो अलग रिकॉर्ड हुई है, और वो जो डिवाइसेस थी जो सामने शख्स बैठा था उसके पास थी, और वो कौन है वो नहीं जानती, वो नासिर भट्ट से ही पूछें। अब नासिर भट्ट साहब उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उनको हमने भगा दिया, वो बाहर चले गए हैं। अब अगर एडिट नहीं है तो ऑडियो वीडियो फिर जोड़ी कैसे इन्होंने, ये भी एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल आ जाता है इसमें। फिर उन्होंने ये कहा कि हमने ये चलाई इसलिए, सारा मीडिया बुला के सब कुछ के लिए, कि जी अवाम के सामने हम ले आए, यानी आपने कानून और अदालत के सामने नहीं लाना। तो असद खरल साहब ये फिर क्या खेल है ये सारा? देखिए, मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि जेएडी का मामला आया तो उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तमाम सबूत हैं, मनी ट्रेल है, और नवाज शरीफ साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, हुसैन नवाज साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और मरियम साहबा ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, और किसी भी फॉरम पे जब मांगा जाएगा जवाब तो दिया जाएगा। पनामा कमीशन की हेयरिंग हुई, वो हम सबूत ढूंढते रह गए। फिर दूसरा जो पनामा का जो बेंच बना वहाँ पे हम ढूंढते रह गए। फिर जेआईटी में बताया हमने, शायद यहाँ पे जो कि हसन हुसैन और मरियम साहब सारे जो वहाँ पे गए, शायद हमने कहा कि वो बाहर आके बयान भी बड़े धड़ल्ले से देते थे, के अंदर तो हमने उनको लाजवाब कर दिया। उसके बाद नैब की इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद ट्रायल हुआ, तो कभी भी वो इल्ज़ाम जो है उनके जवाब सामने तो नहीं आए। अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो मरियम साहबा ने, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी जो बेंच है जिसमें ये वीडियो स्कैंडल का सारा मामला आया और उन्होंने फैसला भी 25 सफ़ात पर दिया, उसमें सिर्फ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो इससे रेलिवेंट है। उन्होंने कहा कि अगर ये वीडियो असली हुई, अगर ये वीडियो असली हुई, जो FIA की जो सामने बयान मरियम साहबा दे रही हैं, तो अगर वीडियो असली हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर वो पेश की जाती है तो उससे नवाज शरीफ को बेनिफिट हो सकता है। ये बात ऑब्जर्वेशन उनकी फैसले में लिखी हुई है। अब ये कह रही हैं कि वीडियो असली है और ना उसे एडिट किया गया और ना इसकी टेम्परिंग की गई है। इसमें इंपॉर्टेंट जो आपने कहा ऊपर डाल देते हैं, अहम बात, एक बगैर सिम के मोबाइल में मुझे हाँ ये वो बात तो है। कहीं से आ रही है। दो तीन चीजें उसमें आप, एक उन्होंने कहा कि नासिर भट्ट जो है, एक तो उन्होंने कहा नासिर भट्ट ने बताया कि एक ऑडियो कम वीडियो है और एक ऑडियो है, 2 मुख्तलिफ डिवाइसेस में रिकॉर्ड किया कि इसमें अहम फैक्टर आ रहा है। नासिर भट्ट ने यह भी बताया, ऑडियो, ये मरियम साहब FIA को बता रहे हैं कि ऑडियो कम वीडियो जिस डिवाइस में रिकॉर्ड हुई वो नासिर भट्ट के साथ वाले शख्स की जेब में थी, ताहम इस दूसरे शख्स का नाम और कवायफ नहीं पता। वो दादा मरूम, वालद वालदा। फिर उसामा साहब, मसला ये है कहीं ना कहीं एक वो शख्स आ जाता है, वो दादा मरूम थे, कौन थे, ना नासिर भट्ट को शख्स का पता है ना मरियम साहबा को पता है। यानी एक नासिर भट्ट साहब बाहर चले गए, वो शख्स नामालूम है, वो नामालूम शख्स कौन है। अच्छा, आगे बात है, हम 41 जो सवाल किए गए इसमें वो कह रही हैं कि 10 मई को नासिर भट्ट ने कहा कि रायवंड की राजगाह पर भी इनसे मुलाकात की और वो वीडियो उनको दिखाई और जिस तरह कहते कुत्ता कान ले गया, उन्होंने वो पूरी क़यादत के साथ बैठ के पूरी कौम को चला के दिखा दी। अब आगे वो कह रहे हैं कि 10 मई को उन्होंने एक बगैर सिम का मोबाइल भेजा नासिर भट्ट ने, यानी वारदाती है। देखिए किस तरह से लोकेशन हमारे इदारों के पास ना आए, सिम के बगैर मोबाइल। अब समझे ना, इतने तो शातिर हैं, क्योंकि नवाज शरीफ के जो वो दिलशाद बेगम से करते थे तो जनरल आसम नवाज, और उस वक्त जो नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने मेरी टेप करवाई थी जब गाने सुनने की फरमाइशें करते थे,
तो ये अच्छा। चालाकियां तो उनको आती हैं। ये और किस दिन कहानी में ये भी सुना कहानी है, तो बहुत बताएंगे समय- हम पूरी चालाकियां अभी मरियम साहब और ये नवाज किसी शरीफ की दिन पे चैट रख क्या हो लेते रही हैं। होती ये है बड़ी वो नहीं। दिलचस्प कहानी अब है। इसमें क्या है, अच्छा। मज़कूरा वीडियो की उनका नकल भेजी, अच्छा ठीक है, वीडियो की नकल भेजी, और जो उसके बाद उन्होंने कहा जी हमने मकसद जो था और चला दिया। अब मुझे ये बताएं कि रायवेंड में जब उस जज साहब को लाया गया, जो नवाज शरीफ के सामने बिठाया गया, हुसैन नवाज के पास 2 दफा वो भेजे गए ना, तो मरियम इतनी माशाल्लाह अब तो नानी बनने वाली हैं और बन चुकी अच्छा चले बन चुकी, मैं ऐसे ही पहले ना कह दूं। अच्छा बहरहाल इस पे बात नहीं है। हुसैन नवाज भी माशाल्लाह 2-3 उनकी 2 तो शादियां कम से कम हैं, उनके माशाल्लाह बच्चे हैं, वो भी इंतहाई समझदार हैं। और वहाँ सऊदी अरब वो आते हैं लंदन से, यहाँ से जज वहाँ पे जाते हैं, उधर रिकॉर्डिंग 2 दफा बनती है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है, तो ये सारी चीजें। और अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं आखिरी बात जो आपने छोटी सी बात खरल कहानी से पहले, अगर ये जो 3 वीडियो और 2 ऑडियो ये मरियम साहिबा गिरफ्तारी से पहले वो ऑन एयर करना चाहती थी, नवाज शरीफ साहब ने उनको मना किया है, उसके अंदर बड़े संगीन इल्जामात हैं और जज साहब से उगलवाया जा रहा है, उनसे कहलवाया जा रहा है, वो किस हालत में थे, कौन कहलवा रहा था, उसके पीछे क्या, ये बड़ी खतरनाक चीज है। वो जज साहब से पूछना चाहिए कि ये आपने ये सारे बयान जो दिए हैं ये इसका मतलब अच्छा क्या उसकी था? बाबर डोगर साहब, ये लाहौर हाई कोर्ट ने इंतजामी कमेटी के एक कायम कर दिया, इल्जामात की तहकीकात करेगी, कोई हकीकत सामने आ सकेगी कभी? उसामा साहब, जिस तरह से आप सिसिलियन माफिया की बात करें तो आप उसका एक और एंगल भी देख लें, एक और एस्पेक्ट जो है वो भी देख लें, किस तरह से सिसिलियन माफिया जो है वो एक जज को किस तरह से नैब कोर्ट में लगवाता है, पहले उसका केस रिजेक्ट होता है, दोबारा फिर एफर्ट की जाती है, श्योर किया जाता है, वो नैब कोर्ट में लगता है, उसके बाद उसको उसके बाद दोनों केस लगवाए जाते हैं इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि वो दोनों केसों में नवाज शरीफ को बरी करेगा। अब वो केस जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुपरवाइज कर रही थी, एजेंसीज मॉनिटर कर रही थी, जज के ऊपर प्रेशर था, वो वीडियो में बता रहा है कि जी मेरे ऊपर बड़ा प्रेशर था तो मैं दोनों केसेस में उसको बरी नहीं कर सकता, एक में मैंने कर दिया और दूसरे में मैंने सजा कम दी, ये वो खुद कह रहा है। उसके बाद उस जज को कैसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और बाद में फेंक दिया जाता है। बाकी ये कितने जालिम लोग हैं, कितने संगदिल लोग हैं, किस तरह से ये ऑफिसर्स को और ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल करते हैं अपने हक में और बाद में उनको किस तरह से ज़िबा कर दिया जाता है। अब अरशद मलिक साहब जो हैं उनकी गैर अखलाकी वीडियो भी इन्होंने रिलीज़ करवा दी, उसके बाद दूसरी वीडियो भी रिलीज करवा दी, अब उसका कैरियर तो तबाह हो गया, वो तो उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, वो तो दब्बा है सुप्रीम कोर्ट में जाके कि साहब वो तो दब्बा है, वो तो दब्बा है, लेकिन आप दूसरा एंगल भी तो देखिए ना कि जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो कितने सफाक लोग हैं, सिसिलियन माफिया कितना सफाक है। अच्छा, अब आपने हाईकोर्ट का कहा, अब हाईकोर्ट में दोबारा से मेरा ख्याल है कि मरियम साहबा को भी नोटिस होगा कि आप इसकी जो वीडियो है वो लेके आए जो कभी प्रोड्यूस नहीं होगी। खरल कहानी में आज जो खास बात है, अब आसिफ अली जरदारी साहब की जान को भी खतरा लाहक हो गया है, क्या हकीकत क्या है इसमें खरल साहब? देखो उसामा से वो कहते हैं ना जरदारी तो सब पे भारी थे ही, अब हम कत्ल के इल्जाम है और जरदारी के जो मुलजम है, जो उनके शरीक मुलजम है, पार्क लेन के अंदर जो SCCP का बंदा पकड़ा गया है, वो कहते हैं अनोखा लाडला खेलने को मानते चांद, वो जरदारी पे वो भी यानी एक जरदारी का जो मुलजम है दरबारी है, जरदारी का दरबारी भी नैब पे भारी पड़ने लगा है। अब इल्ज़ाम से मैं स्टार्ट करता हूँ बात उससे कि बिलावल साहब ने अब इल्ज़ाम दाग दिया बड़ा आसानी से कि जरदारी साहब को कत्ल किया जा सकता है। अब मुझे ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है। उसामा साहब इसकी कोई एविडेंस होगी उनके पास, हमारे इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को, नैब को उनसे सबूत मांगने चाहिए कि आपको कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, कौन सी ऐसी मुक़द्दमा इतलात हैं जिसकी बुनियाद पर आपने एक इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। यह कोई छोटी बात तो नहीं है। अगर वो खुद ही कोई बंदा कॉन्स्पिरेसी करके अगर वाकई उनका मामला हो जाता है तो बिलावल साहब तो कह सकते हैं कि जनाब हमने तो कहा था। ये तो एक बहुत बड़ी एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी है। फिर अब जो बात है असल मामला क्या है, असल मामला मैं बता रहा हूँ कि नैब ने आज पार्क लेन रेफरेंस में बड़ी जो कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जवेद जो हुसैन है उनको गिरफ्तार किया है। अब चूंकि उनको साथी गिरफ्तार हो रहे हैं, वादा माफ गवाह मार रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, तो अब बिना बेगुनाह तो हो नहीं सकते। अब उन्होंने इसलिए कॉन्स्पिरेसी बना दी ताकि इसी बेस पे जिस तरह मेडिकल ग्राउंड है अब ये कत्ल का मनसूबा है। अब 2009 में इन्होंने आसिफ जरदारी की पिछली तारीख में कंपनी थे इस्तीफे के लिए मुआवनत का इल्ज़ाम है, यानी जरदारी साहब जब प्रेसिडेंसी में चले गए तो एंटीडेटेड इन्होंने मास्टरमाइंड तो हैं, सिसिलियन माफिया गॉडफादर इसलिए कहते हैं और इसलिए इनके हर जगह पे बंदे बैठे होते हैं दरबारी और हवारी, और जो आप देख रहे हैं। अब नैब के मुताबिक जो उन्होंने कहा कि मुलजम जवेद हुसैन जो है ना 2009 में रजिस्ट्रार ROC इस्लामाबाद थे,
ठीक है, जवेद हुसैन जिस्मानी रिमांड के लिए जब आप ड्यूटी जज शाहरुख अर्जमंद की अदालत में जो उन्होंने को पेश किया गया और उन्होंने बताया कि 2009 में बतौर स्टार ROC जवेद जो हुसैन है नैब ने जो पार्क लेन कंपनी का रिकॉर्ड हासिल किया, क्योंकि वो जरदारी साहब की वफादारी ताबेदारी और चूंकि हुकूमत भी थी 8 से 13 तक, तो वो निभा रहे थे। वो चाहते थे कि कंपनी इस वक्त के सदर आसफल जरदारी की मलकियत थी, वो जानते थे कि जो जरदारी साहब है उनकी मलकियत है कंपनी। फिर उसके बावजूद उन्होंने मुलजम जवेद हुसैन ने आसफल जरदारी के मफादात को मद्देनजर रखते हुए, उसामा साहब, मफादात को मद्देनजर रखते हुए रिकॉर्ड बगैर किसी वजह के हासिल किया। यानी एक अबंडेंट, एक डॉर्मेंट एक चीज़ है और उससे रेलिवेंसी नहीं है, वो रिकॉर्ड ले रहे हैं ताकि खुशनुदी हासिल करने के लिए, अहम ओहदे हासिल करने के लिए, और यही काम करते हैं। नया प्रोसिक्यूटर उस्मान मसूद ने दलाइल देते हुए कहा कि केस में मरकजी मुलजम आसफल जरदारी है, मुलजम ने अपने सब आइडेंटिटी से भी मालूमात छुपाई हैं जो उसके थे, और नैब के मुताबिक मुलजम ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल से आसफल जरदारी को फ़ायदा पहुँचाया। मज़ीद रिकॉर्ड के असूल के लिए जिस्मानी का मामला ये है कि ये महफूज जो मुलजम है मसूफ, वो कहते हैं ना जरदारी और फलियाल तालपुर से तो एक क्लास मांगी थी, उन्होंने भी कहा है कि मुझे वर्जिश की सहूलतें दी जाए, मुझे अखबारात की सहूलतें फिल्म कह रही। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये VIP अकाउंटेबिलिटी, ये रुथलेस अकाउंटेबिलिटी है, ये बिला खौफ व खतर मतलब ये हिसाब है, ये बेरहम हिसाब है, या मासूमाना हिसाब है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप कल क्या होगा मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ। ये बड़ा मजेदार केस है। केस ये है, पार्क लेन कंपनी जो है ये 2009 में 10 करोड़ रुपए में 4 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। उसके जो मेजर शेयर होल्डर है वो आसिफ अली जरदारी हैं, डायरेक्टर हैं उसके। अच्छा। और बिलावल भुट्टो भी उसके डायरेक्टर हैं। अब 2009 में जरदारी साहब जो है वो एक और गेम करते हैं कि कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीद ली है। अब ये जो साहब हैं जावेद हुसैन साहब, इनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तू किसी तरह से बैक डेट में मेरा रिज़ाइन, कंपनी से मेरा रिज़ाइन शो कर दे। ये कि जरदारी साहब 2008 में प्रेसिडेंट बने, तो जिस दिन प्रेसिडेंट बने उस दिन से ये लिख दे कि उस दिन मैंने एक कंपनी के डायरेक्टर से रिज़ाइन कर दिया था। तो ताकि अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, अब उन्होंने स्टेटमेंट ये दी कि जब मैं प्रेसिडेंट बना मैंने तो अपना बिजनेस से लातलगी का अख्तियार कर ली, तो मैंने तमाम शेयर जो थे तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया था। तो उनकी ये स्टेटमेंट और ये मुल्जिम का पकड़ा जाना, अब जरदारी साहब जो है ना वो बड़े पक्के फंस गए इस केस में। चलें जी देख लें, तो कल क्या होगा सर? कल देखें कई चीजें हैं। हाँ, अब कोई आपके चले मैं शुरू कर देता हूं। मैं शुरू करता हूं ताकि मैं कहीं आपकी बात कल क्या होगा? कल जनाब ये होगा कि इमरान खान साहब जिस तरह कहते हैं कि जिसको भी जेल में डालो उसके साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है, तो इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब को पता है उनकी जान को भी खतरा लाहक है। एम्बुलेंस वहाँ पर मुसलसल 24 घंटे खड़ी रहती है, वहाँ डॉक्टर्स का अमला राउंड द क्लॉक और दीगर भी मौजूद होते हैं, और अब भी खतरा रहता है। अब आसिफ जरदारी साहब की जान को खतरा हो गया है जेल में, तो अब कल किसी और की जान को खतरा हो जाएगा। जो नैब के आप हवाले करेंगे उसकी जान को खतरा होगा। की जान को खतरा तो नहीं होगा सर नहीं, वो अभी बाद में आई हैं, उनसे पहले हमजा हैं, उनसे पहले आहल चीमा साहब हैं, फवाद हैं, और खतरा बड़े लोगों को होता है सर, छोटे बेचारों को क्या? बहरहाल कल किसी और की जान को भी खतरा हो सकता है। चलें ठीक है, आप मरियम का नाम ले रहे हैं, आपका ख्याल है मरियम साहिबा को होगा? हो सकता है। चलें ठीक है, तो आप कह लें। अच्छा कल क्या होगा? मैं आपने फिर मरियम साहिबा का कह दिया कि उनकी ये स्टोरी आपकी है। अच्छा कल शहबाज शरीफ साहब अचानक तंदुरुस्त होके भागते दौड़ते नजर आ सकते हैं। किसी जगह पे भी अचानक से वो उनका कमर दर्द और जो हफ्तों वाला आराम का मामला है वो खत्म हो सकता है, और किसी जगह पे वो अचानक डॉक्टर कह सकते हैं, वो कहेंगे क्योंकि अगली तारीख अभी नैब ने मेरा ख्याल शायद को अनाउंस नहीं की, और उस दौरान वो किसी वक्त भी उनकी रूनमाई हो सकती है। तो लिहाजा ये भी एक कोई ऐसी अबनॉर्मल एक्टिविटी और एक बड़ी गिरफ्तारी कल या आने वाले दिनों में आपको एक बड़ी गिरफ्तारी वो पंजाब से होगी। और उसके से आप अंदाजा लगाएंगे कि किस तरीके से लोग अरबों रुपए के जो चूना लगा रहे हैं। कल कराची में फिर कूड़ा होगा, अगरचे के आपके फेवरेट जो मेयर है ये तो यूनिवर्सल उन्होंने चार्ज ले लिया है और उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने में साफ कर दूंगा। मुस्तफा कमाल ने कहा है, लेकिन उसके बावजूद कल कूड़ा ही होगा, कल कूड़ा करकट ही होगा। ये आसान काम नहीं है। कराची वालों के बड़ा दुख होता है कहते हुए। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।